हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 की SCERT की किताब हमारा इतिहास और नागरिक शास्त्र का पाठ 11 राजपूत काल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर है राजपूत काल, जो कि 7वीं से 11वीं शताब्दी तक माना जाता है। सम्राट हर्ष की मृत्यु के बाद भारत में एक शक्तिशाली केंद्रीय शक्ति का अभाव हो गया। राजपूत काल से पहले सम्राट हर्षवर्धन का राज था। शक्ति के अभाव में छोटे छोटे राज्यों का अभ्युदय हुआ। इन सभी राज्यों के संस्थापक प्राय राजपूत थे। राजपूत सत्ता के लिए आपस में संघर्ष करते रहते थे। इट मीन्स वो सत्ता लेने के लिए आपस में ही लड़ते रहते थे। राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई? राजपूत राजवंशों का उदय 7वीं शताब्दी से ही दिखाई देता है। 11वीं शताब्दी आते आते उत्तर भारत में कई राजपूत कुल प्रसिद्ध हो जाते हैं, जिनमें प्रतिहार, चौहान, परमार, गढ़वाल, चंदेल राजवंश प्रमुख थे। प्राचीन भारतीय समाज जो धीरे धीरे मध्यकालीन समाज में बदला, इसका मुख्य कारण था भूमि अनुदान की प्रथा। वेतन और पारिश्रमिक की जगह बड़े पैमाने पर भूमि का अनुदान मिलने लगा था। इट मीन्स वेतन देने की जगह भूमि को अनुदान करने की प्रथा थी। राजा को यह सुविधा थी कि करों की वसूली करने और शांति व्यवस्था को बनाए रखने का भार अनुदान प्राप्त करने वालों के ऊपर चला जाता था। इट मीन्स जिन्हें अनुदान किया जाता था, उनकी यह जिम्मेदारी होती थी कि समाज में उन्हें कर वसूलना है और शांति व्यवस्था को बनाए रखना है। परंतु इससे राजा की शक्ति बहुत ही घटने लगी थी। ऐसे क्षेत्र बन गए जो राजा के नियंत्रण से दूर थे। इन सब के फलस्वरूप राजा के अधिकार क्षेत्र को हड़पते हुए भूस्वामी उदित हुए। ये अपने को राजपूत कहते थे। राजपूत जो शब्द है, ये संस्कृत शब्द राजपुत्र का बिगड़ा हुआ रूप है। यह शब्द राजकुमार या फिर राजवंश का सूचक था। धीरे धीरे क्षत्रिय वर्ग राजपूत नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब हम जानेंगे प्रमुख राजवंशों के बारे में। तो सबसे पहला राजवंश है प्रतिहार वंश। यहां देख सकते हैं प्रतिहार वंश में सबसे पहले हुए नागभट्ट प्रथम, जो कि जिनका शासन रहा 730 ईस्वी से 756 ईस्वी तक। उसके बाद वत्सराज 778 ईस्वी से 805 ईस्वी तक। नागभट्ट द्वितीय उनके बाद 805 ईस्वी से 833 ईस्वी तक उनका शासन रहा। नागभट्ट द्वितीय के बाद मिहिर भोज का शासन हुआ, जो कि 836 ईस्वी से 882 ईस्वी तक रहा। और मिहिर भोज के बाद महेंद्रपाल, जिनका शासनकाल रहा 885 ईस्वी से 910 ईस्वी तक। तो प्रतिहार वंश, इस वंश को गुर्जर प्रतिहार वंश भी कहते हैं। इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक नागभट्ट प्रथम था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतिहार वंश का सबसे प्रथम शासक कौन था? तो कौन था? नागभट्ट प्रथम था। इन्होंने प्रतिहारों का राज्य विस्तार किया, साथ ही साथ अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से रोक दिया। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में सुप्रसिद्ध रचनाकार राजशेखर निवास करते थे। उसके बाद आता है गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश में सबसे पहले राजा हुए चंद्रदेव, जिनका शासनकाल रहा 1080 ईस्वी से 1085 तक, यानी कि बहुत ही कम समय के लिए इनका शासन रहा। उसके बाद गोविंद चंद, जो कि 1114 यानी कि 1114 ईस्वी से 1154 ईस्वी तक उनका शासनकाल रहा। उसके बाद गोविंद चंद, जिनका शासनकाल 1114 ईस्वी से 1154 ईस्वी तक रहा। विजय चंद का शासनकाल 1156 ईस्वी से 1170 ईस्वी तक रहा। और सबसे जो अंतिम शासक थे गढ़वाल वंश के जयचंद थे, जिनका शासनकाल 1170 ईस्वी से 1194 ईस्वी तक रहा। गढ़वाल वंश, इस वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे, जिन्होंने इस वंश की स्थापना की थी। गढ़वालों ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, जबकि काशी इनकी दूसरी राजधानी थी। इस वंश के शासक गोविंद चंद ने अनेक तुर्क आक्रमण को विफल कर दिया। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था, जिसे मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में पराजित किया था। इट मीन्स हराया था। आप यहाँ देख सकते हैं राजपूतकालीन उत्तर भारत। उस समय राजपूतों के शासन में उत्तर भारत में कौन कौन से राज्य थे? उसके बाद चौहान वंश, जिसे चाहमान वंश भी कहा जाता है। इस वंश की स्थापना वसुदेव ने की थी। किसने की थी? वसुदेव ने की थी। प्रारंभ में ये अजमेर से शासन करते थे, बाद में दिल्ली को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। इसी के साथ दिल्ली भारत में सत्ता का केंद्र बन गई। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक पृथ्वीराज चौहान था। पृथ्वीराज तृतीय कौन था? पृथ्वीराज तृतीय था। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध को 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को पराजित किया जाता था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान ने
किस सन में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो किस सन में किया था? 1191 ईस्वी में। किस युद्ध में? तराइन के प्रथम युद्ध में। उसके बाद आता है चंदेल वंश। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक थे। चंदेल शासकों ने विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि खजुराहो के जो मंदिर हैं उनका निर्माण किसने करवाया था? तो खजुराहो के जो मंदिर हैं उनका निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने कराया था। चंदेल वंश में पहले राजा हुए यशोवर्मन, उसके बाद धंगदेव और तीसरे शासक हुए गंगदेव। अब हम जानेंगे परमार वंश के बारे में। इस वंश की स्थापना उपेंद्र ने की थी। किसने? उपेंद्र ने की थी। इस वंश के प्रमुख शासक मुंज, जिनका शासनकाल 973 ईस्वी से 995 ईस्वी तक रहा, तथा राजा भोज, जिनका शासनकाल 1017 ईस्वी से 1060 ईस्वी तक हुआ। तो ये जो है वहां के राजा थे। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा जीत लिया। अब हम जानेंगे पाल वंश के बारे में। जिस समय उत्तर भारत में राजपूत शासकों का राज्य स्थापित हो रहा था, उसी समय गोपाल ने बंगाल में पाल वंश की स्थापना की। तो पाल वंश की स्थापना किसने की? गोपाल ने की। गोपाल के बाद उसका पुत्र धर्मपाल शासक बना। धर्मपाल ने सुप्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। 12वीं शताब्दी के अंत में पाल वंश का अंत हो गया और बंगाल में सेन वंश सत्ता में आया। तो गोपाल जो है जिसने पाल वंश की स्थापना की, उसके बाद उनका पुत्र धर्मपाल का शासन हुआ, फिर महिपाल, उसके बाद न्यायपाल और अंतिम शासक रामपाल। अब हम देखेंगे यहाँ पर राजपूत कालीन समाज की उस समय में शासन व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। इस समय से सामंती व्यवस्था की शुरुआत होने लगी, जिसमें सामंत राजा प्रत्येक वर्ष एक निश्चित आय अधिपति को दे देते थे। गांव में ग्राम पंचायतें होती थी। उन ग्राम पंचायतों पर शासन का कोई हस्तक्षेप नहीं था। मौर्यों के समय में उत्पन्न हुई पंचायती राज व्यवस्था अभी भी कायम थी। इस प्रकार राजनीतिक उथल पुथल का गांव पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता था। इट मीन्स वहां की जो व्यवस्था थी उस पर किसी का भी हस्तक्षेप नहीं था। सामाजिक व्यवस्था राजपूत काल में समाज में योद्धा तथा शासक वर्ग मुख्य थे। राजपूतों में साहस, आत्मसम्मान तथा आतिथ्य का भाव था। प्राण जाए पर वचन न जाए जैसे आन शान की सोच विकसित हुई और उनकी गुण गाथाएं भी गाई जाने लगी। ब्राह्मणों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। धनी लोग कीमती वस्त्र और आभूषण पहना करते थे। जनसाधारण की वेशभूषा साधारण होती थी, इतनी सामान्य कपड़े पहना करते थे। बाल विवाह, सती प्रथा का प्रचलन हो गया था, यानी कि उस समय पर बाल विवाह और जो सती प्रथा थी वो प्रचलित थी। विधवा विवाह वर्जित था। इट मीन्स यदि किसी स्त्री का कम उम्र में पति किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती थी तो उसे दोबारा विवाह करने की अनुमति नहीं होती थी। महिलाओं को सामान्य अधिकार प्राप्त थे और महिलाओं को संपत्ति का अधिकार भी दिया गया। इस समय वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई थी, जिसके कारण लोगों की मानसिक सोच संकुचित हो चुकी थी। उस समय पर कला कैसी थी? राजपूत शासक लड़ाई में व्यस्त रहने के साथ ही कला एवं साहित्य में भी रुचि रखते थे। इन्होंने प्रतिष्ठा सूचक भव्य दुर्ग, राजभवन तथा मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनको देखने के लिए आज भी हजारों विदेशी पर्यटक आते हैं। उत्तरी भारत के राजाओं ने कई भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया, जैसे कि भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। तो आप देख सकते हैं ये जो भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर है, इसे राजपूत राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। अब हम जानेंगे चंदेल के बारे में। चंदेल राजाओं ने क्या क्या कार्य करवाए? तो चंदेल राजाओं ने शिव, विष्णु तथा जैन तीर्थंकरों को समर्पित कई मंदिर बनवाए, जिसमें खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर अपनी बनावट के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंदरिया महादेव मंदिर जो है वो कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? खजुराहो में है। ये सभी मंदिर पीले रंग के बलुआ पत्थरों के बने हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो मंदिर बने हुए हैं, जो चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए हैं, वो किस पत्थर के द्वारा बने हैं? तो किस पत्थर के द्वारा बने हैं? बलुआ पत्थर के द्वारा। इन मंदिरों में आज भी सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं ये है कोणार्क का सूर्य मंदिर। यहाँ पर ये है खजुराहो में भरतनाट्यम नृत्य करती नर्तकी। कोणार्क का सूर्य मंदिर गंग वंश के नरसिम्हा प्रथम के द्वारा बनवाया गया। तो किसने बनवाया था? नरसिम्हा प्रथम ने, जो कि गंग वंश का एक शासक था। उसने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया। यह मंदिर एक रथ के आकार का है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मंदिर जो है वो रथ के आकार का है? तो कौन सा मंदिर है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि नरसिम्हा प्रथम ने बनवाया था, जिसमें 12 पहिए हैं।
तथा 7 घोड़े इस रथ को खींचते हुए दर्शाए गए हैं। तो किस मंदिर में है? कोणार्क के सूर्य मंदिर को एक रथ की तरह बनवाया गया है जिसमें 12 पहिए हैं और 7 घोड़े रथ को खींचते हुए दिखाए गए हैं। मंदिरों का व्यय चलाने के लिए उच्च वर्ग के लोग सोना, चांदी, कीमती पत्थर, मोती इत्यादि दान में देते थे। इन मंदिरों की विशेषता यह थी कि ये धन धान्य से परिपूर्ण थे। इट मीन्स वहां पर धन की कोई कमी नहीं थी। शिक्षा एवं साहित्य कैसा था? राजपूत शासकों के समय में आश्रमों, पाठशालाओं एवं विश्वविद्यालयों में शिक्षा दी जाती थी। इस समय नालंदा, जो कि बिहार में है, विक्रमशिला, उज्जैनी, कन्नौज, काशी, धारानगरी प्रमुख शिक्षा केंद्र थे। इट मीन्स यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। इसी काल में नाटक, काव्य एवं ग्रंथ लिखे गए, जैसे कि राजशेखर की बाल रामायण, भारवी का किरातार्जुनीयम, माघ का शिशुपाल वध नाटक, कलहण की राजतरंगिणी। राजतरंगिणी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे किसने लिखा पूछा जाता है, तो किसने लिखा? कलहण ने। ऐतिहासिक ग्रंथ है जो कि जयदेव का गीत गोविंद काव्य संस्कृत भाषा में लिखे गए। इसी काल में क्षेत्रीय भाषाओं जैसे कि हिंदी, बंगाली, मराठी, उड़िया, गुजराती आदि में भी ग्रंथ लिखे गए। उदाहरण के रूप में चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो का वीर गाथा काव्य हिंदी में लिखा गया है। उस समय पर मंदिरों का निर्माण कराया गया जो है किस शैली में किए गए, मंदिरों को किस शैली में बनवाया गया, तो मोटे तौर पर मंदिर निर्माण की 2 शैलियां थीं, उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय। उत्तर भारतीय शैली को नागर कहा जाता था एवं दक्षिण भारतीय शैली को द्रविड़ शैली कहते हैं। इनमें भेद मुख्यतः मंदिर के शिखर के आकार में देखा जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये है दक्षिण भारतीय मंदिर जो है इसकी जो चोटी है ये डिफरेंट है और उत्तर भारतीय मंदिर जो है इसकी जो चोटी है ये अलग है। इट मीन्स दोनों का आकार जो है अलग अलग है। उत्तर भारतीय शिखरों का आकार टेढ़ी रेखाओं से घिरी हुई ठोस मीनार की भांति रहता था, मध्य में खुला हुआ तथा ऊपर एक बिंदु पर आकार समाप्त हो जाता था। उदाहरणार्थ लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है, जो दक्षिण भारतीय शिखर पिरामिड की तरह दिखते थे जिसमें कई खंड होते थे। प्रत्येक खंड क्रम से ऊपर की ओर अपने नीचे वाले खंड से छोटा होता जाता था, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे छोटा होता गया ऊपर तक और सबसे ऊपर जाकर छोटा तथा गोलाकार हो जाता था। दक्षिण भारत के मंदिरों में स्तंभों का मुख्य स्थान है जबकि उत्तर भारत के मंदिरों में इनका सर्वथा अभाव दिखाई देता है। मंदिर को बनाने के लिए कारीगर पत्थर को जमाने के लिए चूने व गारे का घोल इस्तेमाल नहीं करते थे। इस विधि के बगैर ही वे बड़े बड़े पत्थरों को एक के ऊपर एक चढ़ाते जाते थे जिससे वे वर्षों तक टिके रहे। ये पत्थर एक दूसरे के भार से ही सैकड़ों साल तक टिके हुए हैं। अब हम कुछ तथ्य जानेंगे। बंगाल का सेन वंश, उसके बारे में जानेंगे। सामंत सेन ने सेन वंश की स्थापना की। किसने? सामंत सेन ने। बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन इस वंश के अन्य प्रमुख शासक थे। सेन शासनकाल में संस्कृत साहित्य का अधिक विकास हुआ। इसी काल में जयदेव ने प्रसिद्ध गीत गोविंद की रचना की। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गीत गोविंद जो रचना है वो किसके द्वारा की गई, किसके द्वारा लिखी गई है? जयदेव के द्वारा। तो ये था आपका पाठ, आप इसे अच्छे से समझकर दोबारा से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.